और ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये तस्वीरें जहां पर प्रेस वार्ता और मंचास करते हुए नजर आ रही हैं। सभी सांसदगण, प्रदेश अध्यक्ष जी और आयोग के विभिन्न हमारी सभी बहनें और सभी प्रेस के सभी सम्मानित साथियों का अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 21वीं सदी का 17 अप्रैल एक काला दिवस के रूप में जाना जाएगा। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं के नेतृत्व में विकास लगातार 2014 के बाद आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया और अब बारी थी राजनीतिक रूप से उन्हें सशक्त करने की। तो आज के इस प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो बजट सत्र के स्पेशल सत्र के रूप में 16, 17 और 18 को आहूत की गई थी, महिलाओं का उसका अधिकार 2023 के नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अनुरूप संशोधन करके 2029 में महिलाओं का उसका अधिकार मिले। महिलाएं राज्य के विधानसभा और केंद्र में लोकसभा में अपना प्रतिनिधित्व के माध्यम से नीति निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। तो ये विशेष सत्र उसके लिए बुलाई गई थी। बहुत ही सार्थक चर्चा और महिलाओं को उसका अधिकार मिले, जो लगभग 3 दशक से ज़्यादा समय से महिलाएं संघर्षरत थी कि आधी आबादी को उनका अधिकार, उनका हक मिलेगा। इस विशेष सत्र में देश की करोड़ों बहनें उम्मीद लगाकर लोकसभा की और उस विशेष सत्र को देख रही थी कि उनका अधिकार, जो वर्षों से जिस अधिकार से वो वंचित है, उनका अधिकार उन्हें प्राप्त होगा। लेकिन इंडी गठबंधन की कुत्सित मानसिकता, इंडी गठबंधन की महिला विरोधी मानसिकता, जो उनकी आदत में शुमार है, किसी भी अच्छे कार्य को लटकाना, अटकाना, भटकाना, ठीक इस बार भी यही साबित हुआ। 17 तारीख को नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो संशोधन के लिए जब वोटिंग हुई तो उन्होंने इसके विपक्ष में वोट कर इस बिल को सिर्फ नहीं गिराया, बल्कि आधी आबादी के दिल को तोड़ा है। आधी आबादी की उस अपेक्षा, वो आकांक्षा को उन्होंने तोड़ा है। तो ये कांग्रेस की, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और टीडीपी, डीएमके का जो ये लक्ष्य था, जो हमेशा से विपक्ष की, वो हमेशा से ये चाहते थे कि महिलाओं को, आधी आबादी को उसका अधिकार न मिले। वोट के माध्यम से उन्होंने किया और आपने देखा जब सदन में जब संख्या आई तो किस तरह से वो जश्न मना रहे थे, वो ताली ठोक रहे थे। यानी वो नहीं चाहते थे कि महिलाओं को अधिकार मिले। और नारी शक्ति अब जाग चुकी है, आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त हो गई है, चाहे जिस भी क्षेत्र में है वो अपना परचम लहरा रही है। तो निश्चित रूप से इसका खामियाजा नारी शक्ति आने वाले समय में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस और सब विपक्षी दलों को देने वाली है। साथियों, एक और चर्चा, बहुत ही सार्थक चर्चा हो रही थी। इनकी चूंकि आदत है कांग्रेस वालों की हमेशा से ये किंतु परंतु में हर चीजों को ये
वो रखते हैं, किंतु परंतु करके सब चीज को लटकाना चाहते हैं। वो ओबीसी की चर्चा उन्होंने की। आज आपके माध्यम से राहुल गांधी जी को, चूंकि सदन में भी ये चर्चा हुई थी, तो मैं ये पूछना चाहती हूं, जब आप 50 वर्षों से ज्यादा जब समय आपको देश का नेतृत्व करने का मिला, उस समय ओबीसी को उसका अधिकार देने से किसने रोका था? आप वो व्यक्ति हैं, जब देश की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया, तब उन्हें ओबीसी की चिंता हो रही है कि बगैर ओबीसी के हम सत्ता में नहीं आ सकेंगे, और आज वो ओबीसी की बात करते हैं। ओबीसी मंडल कमीशन का रिपोर्ट वर्षों तक किसने दबाए रखा? ये कांग्रेस वाले इसी कुत्सित मानसिकता के हैं, और उन्होंने ओबीसी को उसका हक देने से कांग्रेस ने रोका। आज ओबीसी कमीशन की बात हम करें, ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिला। तो निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के सभी साथियों का जो महिलाओं का आरक्षण वर्षों से 3 दशक से ज्यादा समय से जो उनकी मांग थी, जो अपेक्षा थी, उसको पूरा करना चाहते थे कि 2029 में हमारी बहनें आकर सदन में बैठे और वो निर्णय की भूमिका में रहे, तो इसको उन्होंने रोका है। आज समाजवादी पार्टी से कहना चाहेंगे, जो तुष्टीकरण की नीति समाजवादी पार्टी अपनाती है, आपने देखा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया वो मुस्लिम बहनों के आरक्षण की बात करते हैं। तो हमारा संविधान कहीं भी धर्म के आधार पर आरक्षण की चर्चा नहीं करती। हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान को पूजने वाले और संविधान को जीने वाले लोग हैं। तो निश्चित रूप से जो उनकी भी ये अपेक्षा थी, जब संविधान सभा में भी महिलाओं के आरक्षण की चर्चा हुई थी, उसी के निमित्त ये आरक्षण देने का काम एनडीए की ओर से, माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से हुआ था। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले समाजवादी पार्टी, ये सिर्फ परिवारवाद, चाहे वो दोनों युवराज की हम बात करें, कि ये चाहते हैं सिर्फ अपने परिवार के अंदर ही ये आरक्षण बन के रहे, ताकि वो अपने परिवार के लोगों को आरक्षित करके उनकी महिलाओं को वो इसका अधिकार दिला सकेंगे। तो ये नहीं चाहते हैं सामान्य वर्ग के लोग या दूरस्थ क्षेत्र में, पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाली हमारी बहनों को उसका अधिकार मिले। झारखंड जैसे पिछड़े, उत्तर प्रदेशों, बिहारों जैसे पिछड़े क्षेत्रों से हमारी बहनें आकर लोकसभा में और राज्य के विधानसभा में अपनी आवाज को बुलंद कर सके, और वो अब आधी आबादी के हक के लिए वो आगे बढ़कर काम कर सके। तो ये नारी शक्ति देख रही है, देश की आधी आबादी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और विपक्ष के साथियों के द्वारा जिस तरह से काला अध्याय 17 तारीख को रचने का काम किया है, महिलाएं देख रही हैं। और नारी शक्ति जिस तरह उनके दिल को ठेस लगी, उनको चोट पहुंचाई है, जो उनकी अपेक्षा थी, उस अपेक्षा को उन्होंने उस पे पानी फेरा है। नारी शक्ति ने कभी भी माफ नहीं करने वाली है, और आने वाले समय में कांग्रेस दोनों, युवराज दोनों हो या फिर चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या अन्य विपक्षी दल, इनको भुगतना ही पड़ेगा, और निश्चित रूप से महिलाएं इसका जवाब देंगी। आप देख रहे हैं, कल से ही महिलाएं आक्रोश में हैं, और वो महिलाएं जगह जगह पे कार्यक्रम करके आक्रोश प्रदर्शन कर रही है, और आने वाले समय में चुनाव के माध्यम से भी हमारी महिलाएं उसको जवाब देने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। मैं इस अवसर धन्यवाद। आग्रह करूंगा आईटी टीम से एक 3 मिनट का वीडियो एक प्रस्तुत करेंगे हमारी आईटी की टीम। कि हम देश की नारी शक्ति को हम कुछ दे रहे हैं, जी नहीं, उसका हक है। हमने कई दशकों से उसको रोका हुआ है, आज उसका प्रायश्चित करके हमें उस पाप में से मुक्ति पाने का यह अवसर है। इस पवित्र जगह से कहना चाहता हूं, चाहे दक्षिण हो, उत्तर हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, छोटे राज्य हो, बड़े राज्य हो, मैं आज एक जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी।
भूतकाल में जो सरकारें रही और जिनके कालखंड में जो परिसीमन हुआ और जो अनुपात उस समय से चला आ रहा है, उस अनुपात में भी कोई बदलाव नहीं होगा और वृद्धि भी उसी अनुपात में होगी। गारंटी शब्द चाहिए तो मैं गारंटी शब्द उपयोग करता हूं। वादा की बात करते हो तो मैं वादा शब्द उपयोग करता हूं। अगर तमिल में कोई अच्छा शब्द हो तो वो भी मैं बोलने के लिए तैयार हूं। देखिए, इसका अगर विरोध करेंगे तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक लाभ मुझे होगा, लेकिन साथ चलेंगे तो किसी को भी नहीं होगा। ये लिख के रखो, किसी को नहीं रहे, क्योंकि फिर अलग पहलू हो जाता है, फिर किसी को फायदा नहीं होता। और इसलिए हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। जैसे ये पारित हो जाए, मैं कल एडवर्टाइजमेंट दे करके सबका धन्यवाद करने के लिए तैयार। आज पूरा देश और विशेष करके नारी शक्ति हमारे निर्णय तो देखेगी, लेकिन निर्णय से ज्यादा हमारी नीयत को देखेगी। और इसलिए हमारी नीयत की खोट देश की नारी शक्ति कभी माफ नहीं करेगी। हमारी माताएं बहनें बहुत बड़ा योगदान, हमारी बेटियां तो कमाल कर रही है जीवन के हर क्षेत्र में। इतना बड़ा सामर्थ्य, उसको हम हिस्सेदारी से रोकने के लिए क्यों इतनी ताकत खपा रहे थे? उनके जुड़ने से सामर्थ्य बढ़ने वाला है। और इसलिए मैं आज अपील करने आया हूं आपके पास कि इसको राजनीति के तराजू से मत तोलिए। ये राष्ट्रहित का निर्णय है। धन्यवाद। मैं इस अवसर पर आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि प्रेस वार्ता को संबोधित करने का कष्ट करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी। मित्रों, नारी शक्ति वंदन अधिनियम से संबंधित जो संशोधन 16 अप्रैल से 18 अप्रैल के बीच में संसद के विशेष अधिवेशन के दौरान जो दृश्य देश की संसद में इंडी गठबंधन से जुड़े हुए सभी यूपीए के घटक दलों का रहा है, उस आचरण पर आयोजित आज के इस विशेष प्रेस वार्ता के लिए केंद्रीय मंत्री माननीय श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी का आज यहाँ लखनऊ में आगमन हुआ है। मैं सबसे पहले उनका उत्तर प्रदेश के अपने सभी एनडीए के सहयोगी दलों के साथ और यहाँ के प्रमुख महिला जो हमारी प्रतिनिधि हैं, प्रदेश सरकार के मंत्री, प्रदेश सरकार में विभिन्न आयोग और बोर्डों के अध्यक्ष, अन्य पदाधिकारी, अन्य जनप्रतिनिधियों की ओर से मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं। मैं इस विशेष पीसी में आप सबका भी स्वागत करता हूं। मित्रों, हम सब इस बात को जान रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में देश की सत्ता जब अपने हाथों में ली थी, तब उन्होंने देश के अंदर एक बात बहुत स्पष्ट की थी। उन्होंने कहा था देश के अंदर 4 ही जातियां हैं, एक नारी है, एक गरीब है, एक युवा है और एक किसान है। भारत को कमजोर करने की नीयत से जिन लोगों ने जातिवाद के नाम पर अपने स्वयं के परिवार का भरण पोषण करके उनके लिए देश को लूटा है, स्वाभाविक रूप से उनके लिए यह एक चुनौती थी और चेतावनी भी। और इसीलिए उन्होंने हमेशा किसी भी
ऐसे प्रोग्रेसिव कदम का जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब भी उठा है, कांग्रेस और उसके जितने भी पार्टनर हैं, उन सब ने हमेशा उस प्रोग्रेसिव सोच को और देश के हित के लिए उठाए जाने वाले कदम का विरोध करते रहे। आज के जो पीसी है, यह विशेष रूप से नारी शक्ति वंदन अधिनियम के दृश्य क्या कुछ हुआ और पब्लिक रिएक्शन क्या है, इसके बारे में आहूत की गई है। मित्रों, हम कह सकते हैं आधी आबादी के मन में विपक्ष के इस नारी विरोधी आचरण के बारे में भारी आक्रोश है और वह आक्रोश कांग्रेस और इंडी गठबंधन के सहयोगी दल समाजवादी पार्टी, आरजेडी, टीएमसी, डीएमके और अन्य उन दलों का जो इस पाप में भागीदार थे, उनके प्रति आधी आबादी के मन में यह आक्रोश आज देखने को मिल रहा है कि कैसे एक और प्रधानमंत्री जी के द्वारा उठाए जाने वाले एक एक समाज के, देश के हित में जो कदम उठाए गए हैं, उन कदमों में कैसे बैरियर के रूप में और उन कदमों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए इंडी गठबंधन किस हद तक जाकर के षड्यंत्र करता है। 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ था, लेकिन जब महिला संगठनों, सामाजिक संगठनों ने इस बात की मांग की कि यह अधिनियम 34 की बजाय 29 में लागू हो, तो उनकी मांग के अनुरूप प्रधानमंत्री जी ने सभी पक्षों से विचार विमर्श करने के उपरांत यूनियन गवर्नमेंट नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में आवश्यक संशोधन लेकर के आई। इसके लिए संसद का 16, 17, 18 को विशेष अधिवेशन भी हुआ। कुछ राज्यों ने इस बारे में मांग उठाई थी कि ऐसा न हो कि इसके माध्यम से उनके हक को कम कर दिया जाए। प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधेयक 2023 में पारित करते समय तय किया था कि भाई किसी का हक नहीं छीना जाएगा। ये 33% आरक्षण जो हम अपनी माताओं बहनों को उपलब्ध करवा रहे हैं, इसके लिए इतनी अतिरिक्त सीट हम लोकसभा में और विधानसभा में बढ़ाएंगे। जब इधर ये बात चर्चा में आई कि दक्षिण भारत के राज्य मांग उठा रहे हैं कि साहब हमारा हक कम होगा, तो प्रधानमंत्री जी ने इस बात के लिए और माननीय गृह मंत्री जी ने भी इस बात के लिए आश्वस्त किया कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो व्यवस्था है उसी के तहत जैसे अन्य राज्यों में, उत्तर के राज्यों में, पूरब के राज्यों में बढ़ेंगे, वैसे ही दक्षिण के राज्यों में भी वह अनुपात, उसी अनुपात में ये बढ़ेगा। हक किसी का कम नहीं होना है, केवल एक ही इच्छा है कि सारा सदन मिलकर के भारत की नारी को सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के प्रतीक नारी शक्ति वंदन अधिनियम को इस संशोधन के साथ पारित करके 2029 में उनका अधिकार दे दे। लेकिन जो दृश्य वास्तव में सदन के अंदर इंडी गठबंधन का रहा है, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके का रहा है, यह पूरी तरीके से एक बार उस दृश्य की ओर ध्यान आकर्षित करता है
जो भरी सभा में द्रौपदी का चीर हरण जैसा दृश्य था। किस प्रकार की टिप्पणी और गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियां विपक्ष के द्वारा की गई और किस प्रकार का आचरण किया गया, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसीलिए मैं आज के इस माध्यम से बताना चाहता हूं कि इन सब आश्वासनों के बावजूद सर्वसम्मति से कार्य होता तो स्वाभाविक रूप से पूरे सदन को इसका श्रेय मिलता, नारी को उसका सम्मान, उनकी सुरक्षा और स्वावलंबन के लिए जो कदम उठाए जा रहे थे ये हक मिलता जो उसका स्वाभाविक अधिकार है। लेकिन इसमें जो बातें की गई, लोगों ने ऐसे मुद्दों को लाने का प्रयास किया, जैसे समाजवादी पार्टी ने उसमें मुद्दा छेड़ा कि इसमें मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं मिल पा रहा है। देखो, ये संविधान की दुहाई देते हैं, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भावनाओं की प्रतिकूल आचरण इनका यहां पर भी देखने को मिला। याद करिए, जब भारत का संविधान निर्माण हो रहा था, उस समय संविधान निर्माण होते समय भी धर्म के आधार पर आरक्षण देने की मांग उठी थी। सर्वसम्मति से इसका वहां पर सभी पक्षों ने विरोध किया था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस पर बहुत तीखी टिप्पणी लिखी थी कि एक बार विभाजन हो गया है, भारत दूसरे विभाजन के लिए तैयार नहीं हो सकता। लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने विरोध किया। उस समय के संविधान निर्माण समिति से जुड़े हुए सभी सदस्यों ने इसका पुरजोर विरोध किया, लेकिन समाजवादी पार्टी और उनके जो अन्य सहयोगी हैं कांग्रेस की उस रणनीति में, मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस से, समाजवादी पार्टी से, कि महिला आरक्षण से जुड़ा हुआ यह मुद्दा जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम के माध्यम से पारित हुआ था, इसमें पुरुष का हक नहीं मारा जा रहा था, लेकिन महिला सशक्तिकरण के लिए एक बहुत ही प्रोग्रेसिव सोच के साथ यह कदम उठाया गया था। आज जब आप मुस्लिम महिलाओं की बात करते हैं, वे तब कहां थे जब साबानो प्रकरण में कांग्रेस की सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के अधिकार को पूरी तरह उन्हें वंचित करने का प्रयास किया। याद करिए, ये इंडी गठबंधन है। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने साबानो प्रकरण में कांग्रेस के इस पाप का परिमार्जन करने का कार्य किया था और उस समय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर ट्रिपल तलाक पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया। भारत का कानून शादी ब्याह के लिए भारत के प्रत्येक नागरिक पर समान रूप से लागू होगा। तब ट्रिपल तलाक के खिलाफ बनाए गए कानून का भी कांग्रेस और इंडी गठबंधन के जितने भी अन्य सहयोगी हैं, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके, इन सब ने तब भी विरोध किया था। यह इनका दोहरे आचरण को प्रदर्शित करता है। ऐसा नहीं कि इन लोगों को देश के अंदर सत्ता में रहने का अधिकार न प्राप्त हुआ हो। आज जो लोग महिलाओं के हक की बात की दुहाई देते हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए, कांग्रेस और इंडी गठबंधन को देश के अंदर सबसे अधिक समय तक शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ, सबसे अधिक समय तक। लेकिन जिन चार जातियों का उल्लेख प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, नारी के लिए भारत की आधी आबादी, गरीब के लिए, अन्नदाता किसान के लिए और युवा के लिए, कोई भी अच्छी सोच, अच्छे प्रोग्राम, प्रोग्रेसिव सोच को कभी भी इंडी गठबंधन कभी भी आगे नहीं बढ़ा पाया, कभी नहीं आगे बढ़ाया। प्रधानमंत्री मोदी जी जब देश के अंदर 2014 में उन्होंने सत्ता संभाली थी, इसके बाद उन्होंने
प्रत्येक तबके के लिए जो कार्य आगे बढ़ाए बिना भेदभाव के। स्लोगन व्यक्ति, जाति, मत और मजहब नहीं था, क्षेत्र और भाषा नहीं थी, मुद्दा था सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। इस सब को लेकर के एक साथ चलने की बात थी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इस भाव के साथ उन्होंने अपने कदम को आगे बढ़ाया। नारी शक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास में याद करिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पहला प्रस्ताव पारित करते हैं। बेटी की रक्षा होगी, भ्रूण हत्या नहीं होगी, लिंगानुपात अगर कहीं विषम है उसको सही करेंगे। देश के अंदर उन्होंने इसको लागू किया। मातृवंदना योजना मातृत्व रक्षा के साथ जोड़ने का कार्य किया। बेटी गर्भ में भी सुरक्षित रहेगी और उसका बाहर आने पर उसका टीकाकरण हो, इसके लिए भी उन्होंने इंद्रधनुष जैसे प्रोग्राम चलाए। परिणाम क्या रहा? मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में बेहतरीन रिजल्ट सामने आए। ये कदम प्रधानमंत्री जी के द्वारा उठाए गए उन कदमों का हिस्सा है। बेटी को शिक्षा में अधिकार मिलना चाहिए। जब डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में आई, हम लोगों ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना चलाई। बेटी पैदा होने के साथ ही उसके नाम पर एक निश्चित धनराशि उसके अकाउंट में जाती है। बेटी 1 वर्ष की होगी, सभी प्रकार के टीकाओं से आच्छादित है, एक निश्चित राशि उसके अकाउंट में जाती है। बेटी पहली क्लास 5 वर्ष की होगी और पहली क्लास में जाएगी, रजिस्ट्रेशन के साथ ही वह निश्चित धनराशि उसके अकाउंट में चली जाती है। बेटी 5वीं पास करके 6ठी में जाएगी, रजिस्ट्रेशन के साथ ही एक निश्चित धनराशि उसके अकाउंट में जाती है। बेटी 8वीं पास करेगी, रजिस्ट्रेशन के साथ ही एक निश्चित धनराशि उसके अकाउंट में जाती है। यानी जन्म लेने से लेकर के हाई स्कूल तक की पढ़ाई और उससे ऊपर की पढ़ाई के लिए 25,000 का पैकेज उस बेटी को उत्तर प्रदेश सरकार की, उत्तर प्रदेश के डबल इंजन की एनडीए की सरकार उपलब्ध करवा रही है। 26 लाख बेटियां वर्तमान में इस योजना से लाभान्वित हो रही हैं। 17 के पहले इस प्रकार की कोई स्कीम यूपी के अंदर नहीं थी। मातृवंदना योजना जो प्रधानमंत्री मातृत्व रक्षा करने के लिए जो स्कीम प्रधानमंत्री जी ने दी, इस स्कीम के अंतर्गत हर वर्ष 500 से 600 करोड़ रुपए उन माताओं को उपलब्ध करवा रहे हैं जो सुरक्षित गर्भ जिनका रहे और आने वाली पीढ़ी सुरक्षित हो, स्वस्थ हो। वह अभियान मजबूती के साथ यूपी के अंदर, देश के अंदर वर्तमान में चल रहा है। याद करिए, महिला सशक्तिकरण के लिए अगर किसी परिवार के पास आवास नहीं है तो सबसे ज्यादा पीड़ित होती है उस परिवार की महिला। किसी परिवार के पास शौचालय नहीं है, सबसे ज्यादा पीड़ित होती है उस परिवार की महिला। जिस परिवार के पास उज्ज्वला योजना का कनेक्शन नहीं था, बरसात में या अन्य सीजन में उस परिवार को भोजन बनाने के लिए न केरोसिन उपलब्ध हो पाता था और न ही ईंधन का कोई उपलब्ध हो पाता था। भीगी हुई लकड़ी में या कोयले में भोजन बनाने के लिए मजबूर होती थी, या गोबर के गोईठे में, सूखे हुए गोबर में भोजन बनाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। आंखों में आंसू होते थे, लंग्स खराब होता था। पहली बार हुआ देश के अंदर 12 करोड़ परिवारों के लिए एक एक शौचालय बना। इस शौचालय स्वच्छता का तो मानक तय किया ही, नारी गरिमा की रक्षा भी इस शौचालय ने की है प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण। तमाम संक्रामक बीमारियां होती थी, इंसेफ्लाइटिस उनमें से एक है।
स्वच्छ भारत मिशन के कारण आज उस बीमारी को हम नियंत्रित करने में सफल हुए। 4 करोड़ गरीबों के लिए एक एक आवास बना। हर नारी अपने बच्चों को और अपने परिवार को एक सुरक्षित छत देने में सफल हो सकती है। यह प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से आज देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश में 65 लाख लोगों को इस सुविधा का लाभ प्राप्त हुआ। 65 लाख गरीब परिवारों को इस सुविधा का लाभ प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे उज्ज्वला योजना में कनेक्शन, देश के अंदर 11 करोड़ परिवार इस योजना का लाभान्वित हुए हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर 11 करोड़, उत्तर प्रदेश के अंदर 1 करोड़ 90 लाख परिवार इस योजना से लाभान्वित हुए हैं। यानी लंग्स की बीमारी से भी मुक्ति, किसी भी सीजन में एलपीजी की समस्या नहीं होगी, इसकी भी गारंटी ये मोदी की गारंटी के तहत उन्हें उपलब्ध हो पाई। ऐसे ही घरौनी स्कीम के अंतर्गत जिस घर में जहां पे किसी गरीब का घर ग्रामीण क्षेत्र में बनता था, वहां पे लगभग 95 से 98% लैंड एक ग्राम की आबादी की लैंड होती थी। किसी गरीब का घर उजड़ता था, दोबारा मकान नहीं बनाने दिया जाता था। दबंग लोग उस पे हावी होते थे। पहली बार भारत के इतिहास में हुआ है जब 3 करोड़ परिवारों को ग्रामीण अभिलेख, घर के अभिलेख उपलब्ध हुए हैं। उनमें से 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर अभिलेख प्राप्त हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण। और ये जितने भी घरौनी दिए गए हैं, ये घर की महिला सदस्य के नाम पर दिए गए हैं। याद करिए, देश के अंदर 50 करोड़ लोग आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 10 करोड़ लोग सीधे सीधे इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यानी उत्तर प्रदेश आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर। परिवार में कोई बीमार होता था, प्रताड़ित और पीड़ित महिला होती थी, लेकिन वो बेचारी जैसे तैसे कर्जा लेकर के या अपना जेवर गिरवी रख करके पहले की सरकारों में वह उपचार अपने परिवार के सदस्यों की कराती थी। आज 5 लाख का आयुष्मान भारत की गारंटी उसको मोदी जी की गारंटी के रूप में उपचार के लिए उपलब्ध हुआ है। ऐसे बेसिक शिक्षा परिषद में यूपी के अंदर 1 करोड़ 90 लाख बच्चों को 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स, स्वेटर, ये सभी उपलब्ध करवाने का कार्य डबल इंजन की सरकार उन्हें उपलब्ध करवा रही है। बेटी शादी योग्य हो गई है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए देंगे। अब तक हम 6 लाख से अधिक बेटियों की शादी इस स्कीम के अंतर्गत कर चुके हैं। निराश्रित महिला पेंशन, वृद्धजनों के लिए, दिव्यांग जनों के लिए मिलने वाली पेंशन, किसी परिवार में दुर्भाग्य से कोई महिला निराश्रित हो जाती है, कोई महिला निराश्रित हो जाती है, बुजुर्ग हो जाती है, कोई पुरसा हाल नहीं था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि डबल इंजन की सरकार 1 करोड़ 6 लाख से अधिक निराश्रित महिलाओं, वृद्धजनों और दिव्यांग जनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ उपलब्ध करवा रही है। यानी ये कदम वे हैं जो डबल इंजन सरकार के द्वारा उठाए गए वे कदम थे नारी गरिमा के लिए, नारी सुरक्षा के लिए, नारी सम्मान के लिए। उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 9 वर्ष के अंदर हम लोगों ने 9 लाख से अधिक सरकारी नौकरी उपलब्ध कराई है, जिनमें लगभग 1.25 लाख केवल बेटियां भर्ती हुई हैं। यूपी पुलिस 1947 से लेकर 2017 तक यूपी पुलिस में महिला कार्मिकों की संख्या मात्र 10,000 थी और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यूपी पुलिस में महिला कार्मिकों की संख्या वर्तमान में 44,000 से अधिक है। ये संख्या बताती है महिला
सुरक्षा, महिला सम्मान और महिला स्वावलंबन के लिए उठाए गए कदम एसएचजी के माध्यम से प्रदेश में 1 करोड़ से अधिक महिलाएं आज आर्थिक स्वावलंबन के साथ जुड़ी हुई हैं। लखपति दीदी के माध्यम से आज वे आर्थिक स्वावलंबन का लाभ ले रही हैं। बीसी सखी के माध्यम से आज वे आर्थिक स्वावलंबन के साथ जुड़ करके लोगों के लिए प्रेरणा बनी हुई है। बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर हो, आगरा, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर में मिल्क प्रोड्यूसर के कार्यक्रम ये आर्थिक महिला स्वावलंबन के बेहतरीन उदाहरण है। ये चीजें दिखती हैं जब सरकार के द्वारा कोई इनिशिएटिव लिया जाता है तो उसके परिणाम भी सामने आते हैं, उसको उस रूप में आगे बढ़ाया जाता है। ओडीओपी स्कीम के अंतर्गत, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के अंतर्गत वर्तमान में 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी के अंदर कार्य कर रहे हैं। ये 96 लाख एमएसएमई यूनिट में कार्य करने वाली आधी आबादी महिलाओं की है। यूपी में वर्तमान में 21,000 से अधिक स्टार्टअप काम कर रहे हैं। डबल इंजन सरकार के प्रयास का परिणाम है कि आधे से अधिक स्टार्टअप हमारी नारी शक्ति के द्वारा संचालित है। पिछले 11-12 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कौन ऐसा सेक्टर है जिसमें महिलाओं को नेतृत्व न मिला हो? शिक्षा, स्वास्थ्य, एग्रीकल्चर, डिफेंस और जीवन के टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, हर एक सेक्टर में आज ये संख्या है। और पहली बार हुआ है भारत के अंदर आजादी के बाद पहले आम चुनाव से लेकर अब तक भारत की संसद में महिला जनप्रतिनिधियों की संख्या सबसे अधिक है। ये संख्या वर्तमान में लगभग 15% है। 78 महिला एमपी वर्तमान में देश की संसद में है, लेकिन इस संख्या को 33 और 50% तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की एक अभिनव जो प्रयास था, उस प्रयास में बैरियर बना है इंडी गठबंधन, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, टीएमसी, डीएमके। मित्रों, इन दलों के पास अपने पाप के परिमार्जन का एक अवसर था। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को आप जब नाम लेते हैं तो यहां तो पहले से ही चर्चा होती है, देख सपाई बिटिया घबराई। यानी स्टेट गेस्ट हाउस कांड, इनके पास अपने उस पाप को धोने का एक अवसर था। इनको इस अधिनियम को पारित करने में अपना योगदान देना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य है कि लोग बैरियर बने रहे और बैरियर बनकर के बस होने नहीं देना है, होने नहीं देना है। यानी सब कुछ इनको और इनके परिवार को मिले, किसी नारी को ना मिले, किसी गरीब को ना मिले, किसी युवा को ना मिले, किसी किसान को ना मिले। इनकी यही युक्ति रहती है और उसके लिए इनके हमेशा से यही प्रयास चल रहे हैं और इसीलिए ये लोग संसद की कार्रवाई में हमेशा बाधक बनते हैं। आज के इस अवसर पर हम प्रधानमंत्री जी के इस प्रयास के लिए उनका अभिनंदन करते हैं। उनके प्रयासों के लिए बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके उनके नेतृत्व में देश जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है और उसमें समाज के प्रत्येक तबके के लिए उन्होंने जो कार्य किए हैं और जो कदम बढ़ाए हैं, उत्तर प्रदेश आबादी का सबसे बड़ा राज्य होने के नाते पूरा उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़ा है, उनका आभार व्यक्त करता है, उनका अभिनंदन करता है, उनके इस प्रयास की सराहना भी करता है। और इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की नारी शक्ति के मन में जो आक्रोश है कांग्रेस और इंडी गठबंधन के प्रति, उनके कृत्यों के प्रति, उस आक्रोश में
पूरा एनडीए एकजुट होकर के उत्तर प्रदेश की आधी आबादी के साथ खड़ा है। हम उनके साथ खड़े हैं। ये लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन प्रारंभ हुए हैं, लोकतांत्रिक तरीके से सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को और इंडी गठबंधन के अन्य दलों को, टीएमसी, डीएमके, इन सभी को आधी आबादी से माफी मांगनी चाहिए, अपने इस कृत्य के लिए माफी मांगनी चाहिए। उनका यह कृत्य अक्षम्य है। आधी आबादी उन्हें किसी भी स्थिति में उन्हें माफ नहीं करने वाली है। और मैं देश भर की आधी आबादी से, सभी बहनों से, सभी बेटियों से इस बारे में अपील करूंगा। यह महिला विरोधी आचरण, नारी विरोधी आचरण वास्तव में विकास को अवरुद्ध करने का है। महिला जिन क्षेत्रों में आगे बढ़ी है, जब भी उसे आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ है और उसके हाथ में लीडरशिप आई है, हम लोगों ने बहुत सारे रिफॉर्म वहां पर होते हुए देखे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पोषण के क्षेत्र में, स्वावलंबन के क्षेत्र में ढेर सारे परिवर्तन वहां पर होते हुए दिखाई दिए हैं। बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जहां पर वे बेहतरीन करती हैं, अच्छा परफॉर्म करती हैं। यूपी का एमएसएमई सेक्टर हमारी नारी सशक्तिकरण का एक बेहतरीन उदाहरण है। उत्तर प्रदेश के अंदर नारी गरिमा के प्रतीक वे सभी सेक्टर बने हैं जहां पर वह बेहतरीन लीडरशिप दे सकती है। और आज का यह अवसर उसी दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है कि उनकी इस लीडरशिप को इंडी गठबंधन ने बाधित किया है, उसमें बैरियर बनी है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और उनके अन्य सहयोगी दलों का यह कृत्य अक्षम्य है। भारत की नारी शक्ति कभी भी इसको स्वीकार नहीं करेगी, बर्दाश्त नहीं करेगी। और इसके खिलाफ नारी शक्ति के द्वारा जो भी कदम उठाए जाएंगे, पूरा एनडीए गठबंधन उनके साथ खड़ा है। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम सब इस बात के लिए उत्तर प्रदेश की अपनी सभी बहनों को, सभी बेटियों को इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं कि उनके द्वारा जो भी कदम उठाए जाएंगे, हम उनके साथ में कदम से कदम मिला करके चलेंगे और उन्हें हर प्रकार का सपोर्ट देंगे, संबल देंगे। मैं आज के इस अवसर पर, आज की इस विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सब आए, दिल्ली से अपने व्यस्ततम समय से निकाल करके यहां पर केंद्रीय महिला और बाल विकास विभाग मंत्रालय की मंत्री माननीय अन्नपूर्णा देवी जी यहां पर आई हैं। मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि कांग्रेस और उनके सहयोगियों के इस प्रकार के कृत्य के खिलाफ नारी शक्ति जो भी कदम उठाएगी, पूरा एनडीए गठबंधन, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी यहां पर आए हैं, अपना दल है, सोहेलदेव राजभर पार्टी, निषाद पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल, ये सभी एनडीए के जितने भी हमारे सहयोगी हैं, सभी लोग आज यहां पर आए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की महिला और बाल विकास विभाग की मंत्री के साथ साथ हमारी महिला आयोग, महिला कल्याण निगम, महापौर, जनप्रतिनिधि के रूप में, लखनऊ की जनप्रतिनिधि के रूप में श्रीमती जयदेवी जी, ये सभी लोग आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहां पर मौजूद हैं। और इनके द्वारा जो भी आगे निर्णय लिया जाएगा, पूरे का पूरा एनडीए गठबंधन इनके साथ मिल करके, उनके साथ कदम से कदम मिला करके नारी गरिमा की रक्षा करने के लिए पूरा सहयोग और अपना सपोर्ट करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आज की अपनी प्रेस वार्ता हम यहीं पर पूर्ण करते हैं। आप सभी पत्रकार मित्रों का आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी के लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था है, मीडिया की टीम स्वल्पाहार की व्यवस्था करेगी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जो कि महिला आरक्षण बिल को लेकर बोलते हुए